हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं कैप्टन एनाज चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग के पीवाईक्यूज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रिसो एकेडमी के चैनल पे। और आप ये पार्ट 2 देख रहे हैं। पेपर रायपुर एम्स का है ये, और इसका पार्ट 1 आपको अनिल टीचर ने करवा दिया होगा। पार्ट 2 देखिए रहे। पार्ट 1 को भी आप पीआर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी है, आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जुड़ी रहेगी, चाहे बुक के लिए हो, चाहे आपके मटेरियल के लिए हो, कोर्स के लिए हो, कुछ भी हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए छोटी से छोटी, हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। क्रिसो एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, एप्लीकेशन को, आप जो भी हैं उसको डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, हमारी टीम मोटिवेट होगी, हमारी टीम और अच्छा आपको मटेरियल प्रदान करेगी और जोश के साथ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों को शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रचार प्रसार के बाद में क्वेश्चन पे। बीवाईक्यूज है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। पहले रीजनिंग का पार्ट लेंगे, फिर मैथमेटिक्स का पार्ट लेंगे। रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रखा है आपका मीनिंगफुल ऑर्डर पे। मीनिंगफुल ऑर्डर पे यानी किसी का भी जो होता है अर्थपूर्ण क्रमता, अर्थपूर्ण क्रमता का सिद्धांत बोलते हैं, यानी किसी भी क्रम के आधार पर। जैसे आपने सीरीज देखी होगी, इसमें अल्फाबेट सीरीज होता है, न्यूमेरिकल सीरीज होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे, इसको सीरीज बोलते हैं। जैसे विषम संख्या हो गई, जोड़ के हो गया, उसको सीरीज बोलते हैं। उसी प्रकार क्रम भी होता है, जैसे किसी का भी संडे मंडे, उस प्रकार जो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, उसके प्रकार इसमें क्रम होता है। लेकिन इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। इसमें क्या होगा, आपको कोई इवेंट दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई घटना दे रखी होगी, घटना में छोटे छोटे आपको पार्ट्स दे रखे होंगे, उनको आपको वापस सीरीज सीरीज से करना होता है। जैसे सेंटेंस होते हैं, एक स्टोरी होती है, उसमें सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस कौन सा था, कोए ने पानी पहले पिया, कंकर पहले डाले, क्या किया था, कहा इधर उधर भटक रहा था। उसी प्रकार एक स्टोरी होती है, उसमें कुछ लाइनें होती हैं, उस लाइनों को तोड़ मरोड़ के दिया जाता है, और फिर उसमें आपको इसकी सीक्वेंस पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, जो भी है। देखिए सबसे पहले, विच वन ऑफ द गिवन रेस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फ्रेजल और सेंटेंस। यानी आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको क्रम में रखना है, कौन सा क्रम मीनिंगफुल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि पुट इन द ओवन एट 220 डिग्री फॉर 15 मिनट्स। यानी आपको किसी ओवन में, जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी समस्या होगी, कोई नहीं, आगे वाले क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी भाषा में भी लिखे हुए हैं। पुट इन ओवन एट 220 डिग्री फॉर 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के लिए आपको आटे को सबसे पहले 220 डिग्री पर रखना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आटा गूंदना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसमें मिक्स वगैरह डालना पड़ेगा। दूसरा, मिक्स फ्लोर यस्ट एंड शुगर, यानी उसमें आपको क्या करना होगा, शुगर को मिलाना होगा, यानी आटा खमीर और चीनी मिलाएंगे सबसे पहले। फिर तीसरा है कि आटा को गूंदना है, नी डाउट, ये आटे को गूंदना है। और चौथा है आपका जो है वो दे रखा है कि इसमें आटे को थोड़ा देर आराम देना है, यानी इसको आपको रेस्ट देना है, यानी आटे को जो मटेरियल आपने गूंद रखा है उसको रेस्ट देना है। इसमें आपको कौन सा क्रम सबसे पहले होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, डायरेक्ट गर्म कर देंगे या आराम दे देंगे। मटेरियल डालेंगे उससे पहले आराम दे देंगे, या फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा होगा कि भाई आपको कोई भी माल दे रखा है, उसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्स करना है। क्या करना, मिक्स करना है, यानी आटा जो भी शुगर है, वो खमीर है, ब्रेड बना रहे हैं हम, तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा वगैरह को मिलाना पड़ेगा, पानी वगैरह डालना पड़ेगा, मटेरियल वगैरह डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा 2। इतना सा पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2, ये राइट हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि राइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि सही है, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे को पहले पता ही नहीं होता कि हाँ आटा लगाना होता है। लेकिन मेरे को ये पता है कि भाई सबसे पहले मैं ओवन में तो नहीं रखूंगा, मैं ओवन में तो नहीं रखूंगा, तो मैं इसको काट देता हूँ। सिंपल सी बात है। चौथा है कि मैं इसका रेस्ट करवाऊंगा, मैं रेस्ट नहीं करवाऊंगा। मेरे को पहले ये तो नहीं है कि हाँ खाना बाद बनाएंगे, पहले सो लेता हूँ 1-2 घंटे, आराम पड़ा रहने दो, माल मसाला, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो सबसे पहले इसको भी मैं काट देता हूँ, ये लीजिए। सब फिर आता है कि इसको आटे को गूंदना। अरे भाई आपने आटा माल डाला नहीं, डायरेक्ट आटा गूंदोगे। भाई रोटी भी बनाते हैं तो ये भी ब्रेड नहीं बनता है किसी के घर पे, आटा तो रोटी तो बनती है। तो मम्मा को पूछना, पहले आटा गूंदने से पहले पानी वगैरह नमक वगैरह डालते हैं। तो सबसे पहले ये भी कर दिया, क्योंकि तीसरा नंबर पहले थोड़ी आएगा। तो सबसे पहले आएगा 2 के, जैसे मान लो मैंने भाई आटा कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया, आटे को गूंद दिया, फिर मैंने आटे को थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर इसको मैंने पका दिया। तो इस सबसे पहले सीक्वेंस होगा 2 3 4 1। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि पहला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा समझाना। वैसे समझाना ऐसे कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपको समझ में आ जाए, ताकि एक फ्लो बन जाए क्वेश्चन का, एक क्लास का फ्लो बन जाए, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था। क्वेश्चन फर्स्ट नॉर्मल है, कहां से पूछा गया है क्रमता से, सीक्वेंस से। कोई भी घटना दे रखी होगी, उसमें जैसे चाय कैसे बनाते हैं, चाय बनाना तो आता होगा। पहले पानी डालेंगे, फिर उसमें चाय की पत्ती डालेंगे, फिर उसमें गर्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, जो भी आपका डालना था, फिर आप उसको शक्कर डालेंगे, फिर ले लेंगे।
कोई कहेगा सर मेरे घर पे तो ऐसे नहीं बनती, मेरे को दूध डालता हूँ, फिर मैं चाय की पत्ती डालता हूँ, फिर मैं करता हूँ। आपका घर आपकी जगह, एग्जाम एग्जाम की जगह। एग्जाम में वही आपको मायने रखता है, वही चीज। कोई कहेगा सर पहले मैं तो रखूंगा और फिर मैं आटा गूंदूंगा, लेकिन जो सर्वभौमिक विधि होती है वही एग्जाम में पूछी जाती है और वही आपको करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे तो होता, एग्जामिनर है वो, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, हिंदी में भी आ गया। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सेम ऑफ एज स्टील ब्रॉन्ज ब्रास। निम्न में से कौन सा विकल्प इस्पात कांस्य पीतल के समान है? पीतल के समान है, ब्रॉन्ज यानी पीतल के समान है। ये सादृश्यता से क्वेश्चन है, आप उसको सादृश्यता कह दीजिए, अलग अलग कह दीजिए, एनालॉजी कह दीजिए, अलग अलग टाइप से, अलग अलग जगह अलग अलग पूछो। मतलब ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो मिक्स टॉपिक कहते हैं इनको। और नॉर्मली क्या होता है इसमें, आपको जनरल नॉलेज होता है कि भी जो 3-4 दे रखे हैं उसके समान है या नहीं। जैसे कभी कभी इसमें कुछ विद्यार्थी लड़ते भी हैं कि भाई ये तो इस हिसाब से समान है, इस हिसाब से समान है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आप क्वेश्चन की उस गरिमा को समझिए। जैसे कोई कहेगा सर इसमें तो ई आ रहा है, इसमें ई नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, मान्य नहीं रखता। मैं सबसे पहले वर्ड है इस्पात, इस्पात। दूसरा है कास्ती, तीसरा है पीतल। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉरी ब्रॉन्ज, ब्रास। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ये तीनों क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों है, इसमें से ये 4 दे रखे हैं, इस 4 में से समान कौन सा है, इस श्रेणी का कौन सा है। कभी कभी आपको अलग का पूछा जाता है कि इसमें से अलग कौन सा है, अपवाद कौन सा है। इसमें पूछ रखा है ये जो 3 दे रखे हैं इसके इस श्रेणी के कौन से हैं जो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप के समान है, इस टाइप से। तो आप इनको देखो, नोट करो। ये पित्त इस्पात क्या है, कांस्य क्या है, पित्तल क्या है, ये सब मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु कह दीजिए, क्या कहते हैं, योगी कह दीजिए, कंपाउंड कह दीजिए, जो भी है। यानी इनको किसी दो से मिक्स करके बनाया गया है, इनको दो से मिलकर बनाया। तो ऐसी कौन सी है जिनको, मिथेन, मिथेन तो गैस है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो गया नहीं, मिथेन तो गैस है। लिग्नाइट है, कैल्साइट है, मंगलेनियम। तो इसका आंसर होगा मंगलेनियम। मंगलेनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम और ऐसा कुछ होता है, एल्यूमिनियम और उसका बना हुआ होता है, इसमें मिक्स होता है, कुछ पार्ट्स होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं ना जो आपको मिक्स करके बताए जाते हैं, मिक्स करके रखे जाते हैं। जैसे मान लो ये बनाते हुए प्योर प्लास्टिक का नहीं होगा, इसमें कुछ और डाल के बनाया होगा। ऐसी कुछ धातुएं होती है, उप धातुएं होती है, या कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स होता है, उनको क्या करता है, मिक्स करके बनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, टॉपिक होगा सादृश्यता से। वापस बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन था वो था कर्मता के आधार पर, दूसरा टॉपिक था वो सादृश्यता के आधार पर। ये टॉपिक आप कवर कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन आते हैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें एक एक टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ सके। लेकिन वो पढ़ने के चक्कर में ये टॉपिक छोड़ के चला जाता है, नॉर्मल से टॉपिक से 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है वो हम भूल जाते हैं। मैं ऐसा समय इसलिए ज्यादा लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कमेंट कर लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा। या वीडियो को आप वापस पीछे लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करके पढ़ लीजिए आराम से, फिर आप अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा वीडियो वापस चलाइए और उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 8वीं 10वीं 12वीं के लड़के कर सकते हैं, बीएसटीसी के लाइक क्वेश्चन है। आप समझदार हैं, मुझे भरोसा है आप पे कि आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन आया है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स से आया, कहां से आया, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में क्या होता है, जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्रम के आधार पर लगाते हैं, 1 2 3 4। जैसे ये लगा था ना, ए कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए सब समझिए, अगर मैं डी एच को 4 × 8 लिख सकता हूँ, डी एच को 4 × 8 लिख सकता हूँ, डी इंटू एच को मैं लिखूंगा 4 × 8। उसी प्रकार m इंटू क्यू को क्या लिखूंगा, m इंटू क्यू को कैसे लिखूंगा, ये मुझसे पूछा गया। मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए होंगे। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए इसमें दे रखा है कि डी कितने नंबर पे आता है, वाइट, कोई बात, इसमें दे रखा है डी कितने नंबर पता है, तो डी आ रहा है 4 नंबर पे, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। एच कितने पे आ रहा है, एच दे रखा है एच, दूध वाला देख रखा है। ये मैंने सीरीज आपको याद करवाई होगी दूसरे क्लासों में, जिसमें आपको पता होगा कि ये 1 नंबर पे, बी नंबर पे, इसके खूब सारे
ट्रिक्स भी होती है, लेकिन मेरे को तो आपको भी मुंह पे याद रखना पड़ेगा कि डी 4 नंबर पे है, एच 8 आकार का, देखो एच और 8 में आपको एच दिख रहा होगा, तो एच 8 नंबर पे, जी 7 पे, 6 5 पे, एफ पे, मतलब जैसे जो भी है वो से। एम कितने नंबर पे आएगा? एम एम आता है, बोलिए एम कितने नंबर पे आएगा? आप जब क्लास में मेरे साथ साथ बोलेंगे तभी आपको याद रहेगा एग्जाम में। मैंने आपको फिर बताया कि आप लिखिए भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहां पे अटक रहे हैं, उस टॉपिक का नाम लिखिए, ताकि उस टॉपिक को आप 2 बार पढ़ सके, फिर वापस पीवाईक्यू में लाइए। एम कितने नंबर पे आएगा? एम देखिए 3 के आकार का आ रहा है, किसके आकार का है? 3 का, तो 3 नंबर पे तो एम है नहीं, मुझे पता है। 13 नंबर पे, कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो सकता है, डी आंसर होगा, लेकिन एक बार पुनः देख लेते हैं। क्यों बाकी वाले 12 पे आए नहीं, 14 पे नहीं, एक बार थोड़ा देरी रखते हैं। इंटू का इंटू, क्यों कितने नंबर पे आया है? क्यों रानी, रानी 17 रानियां, 17 पे, कितने पे? 17 पे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट्स पढ़े हैं, अल्फाबेट्स के नंबर्स याद है, नहीं याद है तो भी पीछे रफ पेज होता है, नीचे रफ पेज होता है, नीचे तो मत लिखो, पीछे लिखो। पीछे रफ पेज में आप लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जेड 1 से लेके 26 तक काउंटिंग लिख दो, फिर मैच कर लो, हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक, अभी तक 3 क्वेश्चनों में, तो प्लीज कृपया आप मुझे बताइए, ताकि एक बार और मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। नॉर्मल से क्वेश्चन है, अब इनमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होती इतनी, बस आपको बता दिया जाता है कि ये टॉपिक कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर आपको कोई समस्या होती है तो आप बताइए। नॉर्मल पर्सन है, बहुत ही आसान है। अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था क्रम था, यानी किसी के आधार पर क्रम होता है 1 2 3 4। सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? समानता, सादृश्यता और वर्गीकरण के आधार पर। और तीसरा क्वेश्चन कर दिया हमने अल्फाबेट्स सीरीज पे। अल्फाबेट सीरीज कह सकते हो आप, अल्फाबेट्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अलग अलग। देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन मायने रखता है, टॉपिक कौन सा है कौन सा नहीं मायने रखता है, क्योंकि एक टॉपिक में 5 टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 5 टॉपिक से आ सकता है, क्योंकि वो मिक्स कर रखे होते हैं। जरूर तो नहीं है, अब कोई कहेगा सर ये तो आपके सादृश्यता से है, क्योंकि इसमें सादृश्य, कोई कहेगा सर नहीं तो ये तो अल्फाबेट से है, कोई कहेगा नहीं सर ये अलग टाइप से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आ गया आपका दिशा, डायरेक्शन से, डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा से, सबसे फर्स्ट चैप्टर यही होता है मेरा क्लास में। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि भाई आपको एक लोकेशन दे रखी है, एक तो इशारों वाले पर्सन, इसमें कहता है कि भाई इधर सीधा जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, वो जाएगा। और रिश्तों में भी इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार कि भाई आपको सीधा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, कोडेड क्वेश्चन भी होते हैं। उसी टाइप से डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले क्वेश्चन है मैप बेस पे, इसमें आपको मैप पॉइंट करना होगा। लेकिन आपको थोड़ा सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ थोड़ा सा आपको मटेरियल दे देता हूँ, यानी लाइक तुम्हें थोड़ा थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ डायरेक्शन के बारे में। थोड़ा 1-5 सेकंड ज्यादा लूंगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले दिशाएं कितनी होती है, तो आप एग्जाम में ये डिसाइड कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपके पीवाईक्यूज खगाले हैं। ये टॉपिक, ये पेपर ही नहीं, मैं सारे पेपर्स का वो बोल सकता हूँ कि रीजनिंग का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक्स नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, एक से अधिक ही आता है, मिनिमम एक ही आता है। अधिकतम आप कह सकते हो 3 4 5, एग्जाम के लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आप अटकोगे कि हाँ रुको सर रुको, इसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, अटके होना भी पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल तो क्या होता है, दिशा होती है उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ये तो सबको पता है सर, ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, बचपन से पढ़ जा रहे हैं। प्रॉब्लम आती है सर ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, सर पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, कभी बच्चे गलती से इधर पश्चिम करेंगे, कभी इधर पूर्व करेंगे, वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पेज पढ़ेंगे रियल लाइफ में कभी भी, उत्तर दिशा के दाएं वाला, उत्तर दिशा के दाएं, यानी उत्तर दिशा के नॉर्थ के राइट साइड, घड़ी की दिशा में हमेशा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तर दिशा की घड़ी की दिशा में हमेशा पूर्व होगा, क्या होगा, पूर्व होगा, और दक्षिण में क्या होगा, पश्चिम होगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तर के हमेशा राइट साइड, जैसे हम, जैसे मान लीजिए उत्तर है, जैसे मान लीजिए उत्तर है, उत्तर के हमेशा इधर में पूर्व होगा। समझ में आ गया, इतना तो पता ही होगा आपको, पेपर है, पेपर के साइड साइड पूर्व होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि क्यूपी के दक्षिण पश्चिम है, अब ये तो नई दिशा आ गई, दक्षिण पश्चिम, सर हमने तो यही पढ़े थे 4, तो मैंने आपको बताया था कि 4 मुख्य दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती है, जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे ये उत्तर पूर्व है तो ये डायरेक्शन होगी, जैसे मैंने ये 4 दिशाएं बता दी, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये तो सबको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। अब ये कौन सी होगी,
ये होगी उत्तर पश्चिम। सर आप पश्चिम उत्तर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उत्तर और दक्षिण मुख्य दिशा है, पहले उत्तर बोला जाएगा फिर पश्चिम बोला जाएगा। उत्तर पश्चिम ऐसा नहीं, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में ये बोला जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। उसी प्रकार ये इधर है तो इधर बोलिए, आप बोलिए ये कौन सी दिशा है? दक्षिण इस तरफ है, पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी दिशा हो गई? आपको बता दिया कि पूर्व और दक्षिण में ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व। ये मैंने थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को आता था तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ हमें पता है कि आपको आता है, PYQs है, थोड़ा हल्के भी है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर रहता है टाइम का, मेंटली प्रेशर रहता है, इतनी मेहनत हार्डवर्क कर रखी होती है, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, करंट्स के नहीं आ रहे होंगे, तब ये याद नहीं आएगा, तब ये सिस्टम करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मान लो तेजी तेजी में, नहीं मैं तो सुपर हीरो, सुपर डुपर हीरो, तो नहीं, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के, क्योंकि इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 5 सेकंड ज्यादा ले लो, 5 सेकंड ज्यादा ले लो, 2 सेकंड ज्यादा ले लो, 40 सेकंड में मुझे पता है ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा ले लो, आप 1 मिनट ले लो इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। क्यों पी के दक्षिण पश्चिम में है? पहला मेरे को यही दे रखा है, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं कि मेरे को याद करूंगा मैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है, ये लीजिए भाई, सबसे पहले पी के दक्षिण पश्चिम में, मैं मान लेता हूं ये पी है, ये पी है, पी के दक्षिण पश्चिम, पी का दक्षिण ये, पश्चिम इधर के इधर, अब कंफ्यूजन हुआ, तो पी के दक्षिण पश्चिम, तो पी का दक्षिण पश्चिम ये हो गया, पी यहां पे है, पी का दक्षिण पश्चिम इधर होगा, तो पी का दक्षिण पश्चिम इधर होगा। क्यू है, कौन है? यहां तक कोई समस्या तो बताइए। क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है, ये ध्यान रखिएगा। क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, क्यू इज द साउथ वेस्ट ऑफ द पी। कोई समस्या है यहां तक? ये मैंने यहां तक कर लिया है, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। अब देखिए आर क्यू के पूर्व है, आर है वो क्यू के पूर्व में, यानी इस साइड है वो आर है। अब कहां है, यहां है या कहां नहीं है वो देखते हैं आगे। आगे देखिए क्यू के पूर्व और पी के दक्षिण पूर्व में है, पी के दक्षिण पूर्व, यानी यहां पे कोई है बालक, वो है आर। कौन है? आर। आर इज द ईस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट क्यू के पूर्व में, क्यू के पूर्व में, क्यू के पूर्व में, क्यू के ईस्ट में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, कंफ्यूज करेगा आपको, कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, धैर्य बना के रखिए। वापस किसी को समझ में नहीं आया तो अभी तक वापस समझा देता हूं, मैंने कुछ नहीं किए, 2 लाइनें पढ़ी है। क्यू इज द साउथ वेस्ट ऑफ पी, क्यू इज द साउथ वेस्ट ऑफ द पी, यानी क्यू है वो दक्षिण पश्चिम में किसके? पी के, ध्यान रखिएगा, क्यू के यहां से होगा बालकों, यहां से होगा। अब इसको भूल जाइए क्योंकि क्यू को दे रखा होगा, क्यू के पूर्व में है आर, क्यू के पूर्व में है आर, क्यू के पूर्व में है आर। आर कहां पे है पता नहीं है, इसलिए दूसरा दे रखा है, दूसरी लाइन दे रखी है, तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व यानी पी के दक्षिण पूर्व में नहीं, इस लाइन में ही है। यहां तक किसी को समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात। अगली वाली लाइन आ रही है, इससे डिफिकल्ट है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, सीसेट के लेवल का क्वेश्चन है, अब तो इससे भी भारी आने लगे हैं सीसेट में, लेकिन डायरेक्शन में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं अगर एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन डालता, मधुकर कोटवे की लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। सबसे पहले एस आर के पूर्व में है, और एस जो एस दे रखा है आर के उत्तर में, एस आर के उत्तर में है, तो इधर ही किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, लेकिन किधर है? इसकी एक और लाइन रखी है, एस आर के उत्तर में है और पी और क्यू की पंक्ति में है, पी और क्यू की पंक्ति में है, यानी इसी लाइन में कहीं पे है, तो ये दोनों कहां मैच होगी? यहाँ मैच होगी, और यहाँ कौन सा होगा? यहाँ होगा ये रहा, पी और क्यू की पंक्ति में, आर के उत्तर में है, कौन है? एस। कौन है? एस। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, वापस समझा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने मैप बनाया है, क्वेश्चन आगे पूछेगा, किसी के पसीने छूट गए हैं यहां तक के क्वेश्चन में भी, तो मैं वापस समझा देता हूं, मैं आप ही के लिए हूं। ऐसा मानिए कि ये जिंदगी में हमने पहली बार क्वेश्चन देखा है, डायरेक्शन सेंस पहली बार पढ़ा है, तो मैं आपको वापस बता देता हूं, उत्तर और दक्षिण 2 दिशाएं होती हैं,
एक पूर्व होता है, एक पश्चिम होता है। पूर्व कहाँ होता है वो भी मैंने बता दिया। फिर 4 उदय ऐसा होती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। यहाँ तक कोई समस्या यहाँ तो बताइए। ये मैंने थ्योरी पढ़ा दी थोड़ी सी आपको PYQs में भी, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए बालकों का। आता है तो अच्छी बात है। वापस दूसरी बात, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है, महोदय कंप्लीट है। आर क्यू के पूर्व में है, आर क्यू के पूर्व में है, तथा पी के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में, तथा पी के दक्षिण पूर्व में। यहां तक कोई समस्या नहीं है श्रीमान जी, कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट बंदा, 3 जने हो गए। एस आया, एस कह रहा है कि मैं आर के उत्तर में हूं और पी और क्यू की लाइन में हूं। तो आर कह रहा है भाई ऊपर चलो, कहां पे आ गया, ये वाली लाइन आ गई, यहां पे मिल गया, एस आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, पी के सापेक्ष एस किस दिशा में है। पी के सापेक्ष, ये रहा पी, पी के सापेक्ष कौन सी, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट बताया था मैंने। तो सबसे पहले इसमें नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, उत्तर पश्चिम गलत है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। अब कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूंगा। आप कमेंट कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो डायरेक्शन सेंस को मैं 2 दिन और ज्यादा दे दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, इस टाइप के PYQs में 10 करवा दूंगा, 20 करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। डायरेक्शन सेंस बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है। एक बार जीवन में समझना है, 3 थ्योरी पढ़नी है, कैसा भी भारी से भारी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे। थोड़ा समय ज्यादा लगा, 1 मिनट दे दीजिए, 40 सेकंड नहीं दे रहे, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट 20 सेकंड दे दीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो छोड़ के आता है, वो मेरे को नहीं लगता है कि सिलेक्शन पाने के लायक आदमी है। कोई बात नहीं, आपको अलग भले ही बुरा लगा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थ्योरी है। नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस थोड़ा बैक ले लीजिए। मैं इसलिए इनको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं थोड़ा नया हूँ, मेरे को पता नहीं है यहाँ के विद्यार्थी कैसे है कैसा नहीं है। कमेंट्स अभी मैं देखूंगा नहीं, कमेंट देखूंगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, हमें भी बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम भी कोशिश करेंगे नए नए तरीकों से समझाने का। क्या पता मैं अलग अलग टाइप्स के और डायग्राम लेके आऊं ताकि आपको समझ में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 statements are given below followed by 3 conclusion. One and second have the consider of the 3 statements to the same to be written of the commonly given fact. You have to decide which of the given considerations followed are given. 2 लड़कियां दे रखी हैं, 2 कथन दे रखे हैं। अब कथन 2 से ज्यादा ही होंगे, देख लेते हैं। 3 कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं और कंक्लूजन दे रखे हैं। 1 2 3 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला टॉपिक है। कथन एवं निष्कर्ष शायद इसको बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले आपको दे रखा है मेरी, और दूसरा क्या नाम है इसमें दे रखा है द रीस्टेटमेंट गिवन इन द फॉलोइंग कंक्लूजन। वन सेकंड, यू हैव टू कंसीडर द 3 स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन द फॉरेस्ट कम्युनिटी नो फैक्ट। इसमें दे रखा है कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, मेरी सेड कैट। एक कहती है मेरी कि भाई अन्नू और मैं, यानी मेरी, अन्नू है मैं, इन दोनों के पास कैट है, इन दोनों के पास कैट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि भाई मेरी कहती है कि अन्नू, अनु या अन्य जो भी कहते हैं, और मेरे पास कैट है। अन्नू, अन्नू क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अन्नू क्या कहता है, अन्नू कहता है कि आई डोंट हैव कैट। अन्नू कह रहा है कि मेरी झूठ बोल रही होगी, मेरे पास तो कोई भी कैट नहीं है, मेरे पास बिल्ली नहीं है। तीसरा ऑलवेज के तीसरा क्या है कि मैरी है, मैरी वो हमेशा सच बोलती है, मैरी है वो ऑलवेज टेल द ट्रूथ। बट अन्नू एक ऐसी बच्ची है समटाइम्स लाई। अन्नू की गारंटी नहीं है बट मेरी की गारंटी है। समझ में आया यहां तक क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी होगा इसका। हाँ ये रहा, मैरी ने कहा, अन्नू लिख दीजिए कोई बात नहीं, अन्नू और मेरे दोनों के पास बिल्लियां हैं। मैरी ने कहा अन्नू और मेरे पास दोनों के पास बिल्लियां हैं। एनएन ने कहा, एनएन क्या ये एन की जो भी क्या, अन्नू कीजिए, मेरे पास बिल्ली नहीं है। अन्नू कहती है मेरे पास तो बिल्ली है ही नहीं है। मेरी कह रही कि मेरे पास भी बिल्ली है और इसके पास भी बिल्ली है। अन्नू कह रही नहीं नहीं मेरे पास तो बिल्ली नहीं है। तीसरा कह रहा है कि भाई मैरी कभी झूठ ही नहीं बोलती, मैरी हमेशा सच्चाई बताती है, मैरी हमेशा सही बताती है, लेकिन एन झूठ बोल रही है। ये आपको बताया। एक आपको दे रखा है कि एक आप ये मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, आपकी इमेजिनेशन कैसी है, रीजनिंग कैसी है, उसमें देखिए। अब देखिए अब इसमें निष्कर्ष क्या है, अब इसमें निष्कर्ष क्या है। एन के पास एक बिल्ली है, क्या एन के पास एक बिल्ली है? किसने बताया? मेरे को मैरी ने बताया। मैरी हमेशा सच बोलती है, ये बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। मैरी कह रही है कि अन्नू और मेरे पास तो है कैट है।
मेरे पास और कैट है, इंफॉर्मेशन मिली है। क्या ये इंफॉर्मेशन अनु कह रही मेरे पास नहीं है, लेकिन अनु झूठ भी तो बोल सकती है, अनु झूठ भी तो बोल सकती है। देखिए वापस देखिए, एन के पास एक बिल्ली है, बिल्कुल ऐसा निष्कर्ष है। मैरी के पास एक बिल्ली है, बिल्कुल मैरी के पास एक बिल्ली है। एन झूठ बोल रही है, तो एन झूठ बोल रही है तभी तो बिल्ली है, यानी एन झूठ बोल रही है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कहेगा सर नहीं, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, एनी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही है हमको नहीं पता। अगर एनी झूठ बोल रही है तो तभी तो इन दोनों के पास होगा। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कथन एवं निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग 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 आपका ओपिनियन अलग होगा, मेरा ओपिनियन अलग होगा, आपका भी होगा अलग ओपिनियन। यहाँ पे आपको पुरानी जानकारी, आपके जो खुद की जो राय है वो मायने नहीं रखती। आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके आधार पर ही आपको सब बोलना होगा। अब कहेगा नहीं सर एम तो कभी कभी झूठ बोलती है, यहाँ झूठ बोल रही है, यहाँ तो सच्ची बोल रही है, मेरी झूठ बोल रही होगी, लेकिन आपको स्टेटमेंट में दे रखा है साफ साफ, उसी के आधार पर आपको निश्चित कर निकालना है। स्टेटमेंट दे रखा है, आपको कंक्लूजन निकालना है। आपके दिमाग में क्या दौड़ रहा है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, उससे मायने नहीं रखता। सबसे पहले एरी कौन है, मैन कौन है, इससे मतलब नहीं रखता। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट के आधार पर दे रखा होगा। तो क्या एन झूठ बोल रही है, बिल्कुल कथन 1 और 2 3 और सब सही है, कथन 1 और 2 3 सब सही है। यानी आपको कह सकते हैं कि पेरी के पास भी एक बिल्ली है, अनु के पास भी बिल्ली है और एन झूठ बोल रही है। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। ये टॉपिक था कथन एवं निष्कर्ष से, स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन से। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए यहां तक कोई समस्या है तो पुनः बता दीजिएगा। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, रीजनिंग के नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स हैं, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ भाई देखो, कोई कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट है, आप तो कहां से लेके आ गए, पीवाई क्यूज है, कुछ तो पावर है तभी तो पीवाई क्यूज है, मतलब कुछ तो ढंग के क्वेश्चन है तभी तो पीवाई क्यूज है। अब मेरे अगर मान लीजिए टॉपिक्स होता तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलता, पहले हल्का फिर थोड़ा हल्का फिर थोड़ा हल्का फिर भारी और फिर टॉप वाले क्वेश्चन। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन के आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हम पीवाई क्यूज मिला रहे हैं, हम क्लास नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो बच्चे थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ेंगे जो रिविजन कर रहे हैं। पीवाई क्यूज में आप देखिए, अब कोई कहेगा सर मैं तो नहीं आऊं, मेरी ये क्लास कहाँ काम आ रही है। पीवाई क्यूज आपको बताता है कि आपको कहाँ तक पढ़ना है। अब कोई बच्चा डायरेक्शन साइंस का थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया, अरे गुरुजी एक गुरुजी ने बता दिया यहाँ से जाओ कैसे भी है, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्वेश्चन छाप दिया मैप वाले से, अब क्या करोगे। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में ये जो रायपुर के एम्स का एग्जाम है इसमें कहां तक क्वेश्चन पूछ चले हैं, एग्जामिनर कहां तक पहुंच गया है, वो क्या सोचना है, पीवाई क्यू से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से हल्का क्वेश्चन आ रहा है, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ है मेरा लेवल, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे कहां तक मेहनत करनी है ये भी मायने रखता है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने पिछले साल श्याम से अधिक सौ देखा। 100 से क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, 100 से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, ज्यादा और मतलब मात्राओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि कुछ सूचनाएं दे रखी होगी, कुछ सूचनाओं के आधार पर आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के उनको मात्राओं के आधार पर भी बोलते हैं। सबसे पहले राम ने पिछले साल श्याम से अधिक सौ देखा, ये ले भाई राम है वो श्याम से ज्यादा सौ दिख रहा है, यहां तक को समस्या, ये चिन्ह मैंने गलत लगा दिया आपके, ये ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, चिन्ह ऐसा लगेगा, आर ने राम ने पिछले साल श्याम से अधिक सौ देखा। कोई समस्या तो बताइए। श्याम ने बलराम से कम सौ देखा, श्याम ने बलराम से कम सौ देखा, श्याम ने बलराम कहां हो सकता है, ये याद देखिए, दूसरा श्याम ने बलराम से कम से देखा। बलराम ने राम की तुलना में अधिक फिल्में देखी, 100 और फिल्में इंपॉर्टेंट है दिया क्या, कभी कभी जोश में दौड़ते दौड़ते ये नहीं कर दो कि हाँ सर फिल्में और 100 क्वेश्चन समान हो सकता है। देखिए आगे अभी देखिए, बहुत बड़े क्वेश्चन है। बलराम ने राम की तुलना से अधिक फिल्में देखी है, तो मान लेता हूं कि बलराम ने एक, मैं मान लेता हूं कि फिल्में और शो दोनों समान, अभी मैंने माना नहीं है, मैं मान लेता हूं, बाई चांस आपके भी एग्जाम में आएगा, आप इतना नोटिस नहीं करेंगे 100 और फिल्में सेम है, लेकिन बता रहा हूं आपको कि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है। मैं मान लेता हूं कि बालराम राम श्याम, ये किसमें, जब अगर मैं फिल्में और शो को एक ही मान लू, एक ही मान लू, मैं मान रहा हूं, अभी तक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आंसर सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले कथन स्टेटमेंट इज राम सो मोर, स्टेटमेंट इज कथन,
कथन, यदि कथन एक और दो सही है, यदि कथन एक और दो सही है तो तीसरे कथन का क्या होगा, तीसरे कथन का क्या होगा। ये कह रहा है कि कथन सर पहला भी राइट है, इसके कथन क्या पहला क्या कह रहा है, राम ने पिछले साल श्याम से अधिक सो देखा, राम ने पिछले साल श्याम से अधिक सो देखा, श्याम ने बलराम से कम सो देखा, श्याम ने बलराम से कम देखा। ये कह रहा है पहला और दूसरा राइट है, तो तीसरा कथन क्या है कि बलराम ने राम की तुलना से अधिक फिल्में देखी, राम ने बलराम की तुलना से अधिक फिल्म देखी। शो अलग है, फिल्में अलग है। अगर ये होता तो सबसे पहले देखिए, पहला अगर सही है कि राम ने पिछले साल श्याम से अधिक शो देखा, राम ने पिछले साल श्याम से अधिक शो देखा, श्याम ने बलराम से कम शो देखा, श्याम ने बलराम से कम शो देखा, बलराम ने राम की तुलना में अधिक फिल्में देखी, अधिक फिल्में, फिल्में और शो है महोदय, फिल्में और शो मध्य है, तो ये लिखिए अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है। या जानकारी अपर्याप्त भी है, लेकिन आपके पीवाईक्यूज में ये माना गया है। इसमें देखिए अगर फिल्में और शो करता, फिल्में और शो सही करता, दोनों सेम माने तो सही है, क्योंकि फिल्में और शो अलग अलग होता है। लेकिन आपका एग्जामिनर क्या मान रहा है, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष में देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तभी बताया था आपके व्यू मायने नहीं रखते, आपकी सूचनाएं मायने नहीं रखती, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, एग्जामिनर का दृष्टिकोण क्या है। फिल्में और शो को गलत मान लू तो आएगा अनिश्चित, फिल्में और शो को मान लू अनिश्चित, फिल्में और जानकारी अपर्याप्त नहीं है, जानकारी तो पर्याप्त है, जानकारी तो पर्याप्त है, लेकिन फिल्में और शो अलग अलग, फिल्में और शो अलग, राइट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपके एग्जामिनर में ये जो पीवाईक्यूज है उसमें माना है अनिश्चित। बाकी आप बहस कीजिए कमेंट्स में, जो आपको अच्छा लगता है आप बताइए कि सर मेरा दृष्टिकोण ये था, मैंने ये सही किया और आपके ये अलग आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन विवादित होते हैं, बहुत ही बिल्कुल स्वागत है, आपके 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 ओपिनियंस का स्वागत है, आपके विचारों का स्वागत है। आप कमेंट कीजिए, आप जब कमेंट करेंगे इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। अमित said this girl is the wife of the grandson of my mother. How is Amit related to the girl? अमित ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। रिश्ते संबंधी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे है, इसमें क्या होगा, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मैं अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया इसलिए जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने मिनट हुए नहीं बताता, 35 मिनट होगी। ये सातों क्वेश्चन का मिसप्रिंट है क्या है, इसमें आंसर भी गलत है तुम्हारा पीछे वाला। क्या 6 क्वेश्चन तक ही रखें, और सो तो मैं थोड़ा दूर को वापस कर लूँ, उसको एडिट कर देना। ये क्या है कि इसमें आपके इसमें जो आंसर दे रहे हैं इसमें भी मिसप्रिंट है। हाँ तो मैंने बोला अच्छा मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हारा आंसर राइट है उस अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो ये सातों क्वेश्चन स्किप कर देना और क्या, रिटर्न कर देना। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ काफी यहाँ मैं फंस गया मन में। कोई बात नहीं, सब चलता है, कोई नहीं, मैं डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूँ ना। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज द अमित रिलेटेड टू द गर्ल। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित ने कहा, किसने कह रहा है, अमित कह रहा है किसके बारे में, एक लड़की के बारे में, कि ये मेरे माँ के पोते की पत्नी है। ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेल होगा वो उस पर हम बॉक्स बनाएंगे और जो फीमेल होगा उस पर हम ऐसे बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एक पीढ़ी का तो बराबर होगा, अगर नीचे पीढ़ी होगी तो इसके बेटे वगैरह हो गए, और इसके ऊपर वाली पीढ़ी होगी तो फादर एंड मदर एंड वगैरह होगा, यानी एक पीढ़ी, पीढ़ी सर पीढ़ी तो आपको पता होगा। और अगर डबल लाइन का मतलब होता है जिसका हस्बैंड एंड वाइफ, ये आपको जानकारी होगी नॉर्मल, तभी आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले अमित ने कहा, किसने कहा, अमित ने कहा। अमित कह रहा है कि ये लड़की, मैं मान लेता हूँ ये अमित है, अमित लड़का नाम लिख रहा है। अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ, ये लड़की मेरी माँ यानी अमित की मम्मा, अमित की मम्मा के पोते, अमित की पोत, ये मॉम है, अमित की मॉम है, अमित की मॉम का पोता तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये अमित है, अमित की मम्मी का पोता, अमित की मम्मा का पोता कब होगा, जब अमित का बेटा होगा, की पत्नी, अमित के पोते की पत्नी है, ये लड़की है, जो इस पे थोड़ा स्टार कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पत्नी है, इसके बारे में बात हो रही है। अमित उस लड़की से कैसे संबंधित है, अमित
उस लड़की से कैसे संबंधित है। भाई चाहे इसका मम्मी का इसका मान को एक बेटा और होता है, के लिए तो बेटा नहीं है, तो भी तो वो क्या होगा, सेम इस टाइप से ही होता। इसका एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर हस्बैंड का एक पीढ़ी ऊपर क्या होता है, ससुर ही होता है। मेरे मेरे जैसे मान लीजिए ये इसका आंसर होगा सी। मान लीजिए मैं औरत हूँ, मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड के चाचा मान लीजिए, हस्बैंड के पापा मान लीजिए, मेरे क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, तो द राइट आंसर इज द ससुर। ये वापस अगर किसी को समझ नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते पोते यानी माँ के बेटे के बेटे की वाइफ है, तो इसका और इसका क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध होगा, ये इसकी मतलब बहू कह सकते हैं। तो इस क्या कह लेंगे, लड़की उसको क्या कहेगी, लड़की अमित को क्या कहेगी, ससुर जी कहेगी। हमेशा दूसरे वाले होती है वो उसको कहेगी, तो उसका आंसर होगा डायरेक्ट होगा ससुर, या इसको कह सकते हैं फादर इन लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक टाइम थर्मामीटर। नॉर्मली मैंने बताया था सदस्य क्वेश्चन है, ये इससे संबंधित किस प्रकार है, उसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा। क्लॉक में हमें टाइम दिखाया जाता है, यानी क्लॉक हमें हमेशा क्या दिखाया जाता है, क्लॉक हमेशा हमें समय दिखाता है। उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताएगा, थर्मामीटर हमें तापमान बताएगा। टेम्परेचर इज द राइट क्वेश्चन। अब थोड़ा तेज तेज चल रहा हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 समान है, भिन्न विकल्प चुनिए। सादृश्य का क्वेश्चन है, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन 3 आर लाइक, चूज द ऑड वन। ऑड वन कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं अलगता, कह सकते हैं वर्गीकरण का, कह सकते हैं सादृश्यता, कह सकते हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले ओ किस नंबर पे है, ओ आपका नंबर आता है 16, पी 17, क्यू ओ 15, पी 16, क्यू 17, एक छोड़ के एक, एम एन ओ पी क्यू, एक छोड़ के एक, एक्स वाई जेड, एक्स चौबीस, वाई 25 छोड़ दिया, और 26। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या कर रहा है, एक अल्फाबेट छोड़ के कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एच आई जे, एच 8, आई 9 छोड़ दिया, और जे 10। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ में, इसमें क्या कर रहा है, दोनों साथ साथ में, तो ऑड कौन सा हो गया, सी। अल्फाबेट से क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। इन दोनों में क्या कर रखा है, एक एक छोड़ रहा है, अगला वाला क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है इसमें, इसलिए इसका आंसर राइट होगा एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 22, 36, बहुत ही भयंकर वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कुछ करेंगे, 42 तो दिख ही नहीं रहा है सर, 16 से 22 का गैप कितना है, 6 का, और 36 का गैप कितना है, 6 से 42 महोदय दिया ही नहीं है, 42 महोदय दिया ही नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए काफी एग्जामिनर्स वगैरह दूसरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह इस क्वेश्चन के बारे में लड़ेंगे आपसे, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 16 से 22 का, 16 से 22 का कैसे, वही 16 किसका स्कोर है। जब भी आपको 16 और 22, 36 वगैरह दिख जाए, 9 वगैरह दिख जाए, तो समझ लेना 25 वगैरह, ये स्कोर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, स्कोर का क्वेश्चन कैसे कर रहा है भाई, किसका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 का एक जोड़ो 5, 5 का स्कोर करो 25 में से 3 कितना करना है, माइनस करना है। किसका कितना करना है, माइनस 3 करना, कितना आ गया 22। यहां तक किसी को समझ में आया तो बताइए। कुछ नहीं किया, जो दे रखी है संख्या उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसका एक जोड़ रहे हैं, एक 5 आ गया, 5 का स्कोर कर रहे हैं 25, 25 में से 3 कर रहे हैं 22 आ गया। रट्टेबाजी कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्या कह रहा है, 36, 36 का कैसा होगा, सेम। क्या करूंगा, पहले वर्गमूल निकालूंगा, वर्गमूल हो गया 6, वर्गमूल हो गया 6, वर्गमूल 6, 6 को एक जोड़ूंगा 7 प्लस 1, 7, 7 का स्कोर करूंगा 7 7 49, 49 में से 3 माइनस करूंगा 46। समस्या हो तो बताइए, यहां तक की कोई समस्या हो तो बताइए। थोड़ा रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है, इसी डिफिकल्ट का मैंने, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग विधियों से भी कुछ लोग करते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन राइट आंसर 46 होगा। आपके बिल्कुल आपके बोर्ड ने माना है कि 46 इज द राइट क्वेश्चन। 46 प्लस 6 22, 22 प्लस 36 प्लस 6 वो नॉर्मल क्वेश्चन होता था। इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे तोड़ मरोड़ के कर रखा है कि पहले सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ के इसका स्कोर करेंगे और उसमें से 3 माइनस करेंगे। ये वाली विधि यहीं से हम इसके अप्रूव करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में अगर 3 या 4 सेकंड में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए। मैं राय देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते, क्योंकि मेरिट ये डिसाइड नहीं करते, गलत होगा तो भी प्रॉब्लम है और समय ज्यादा जाएगा तो भी गलत है। एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं। देखिए आप आता है आपको तो बिल्कुल कीजिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है AFI इज इक्वल टू M, वापस अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आ गया है। A1 F6 I9,
इसको दे रखा है, इसको दे रखा है m, किसके बराबर है m के। m ए पे इसका मतलब होता है 13, इसका होता है m कितने नंबर पे 13, 169 का कितना होता है 13। वर्गमूल ही तो निकाला है मैंने, वर्गमूल ही निकाला है महोदय। वापस 1 2 1 1 2 1 1 2 1, तो उसी प्रकार देखो 1 2 1 1 2 1, ये भी दे रखा है एक, बता देता हूं 1 d4 d4, इसका कितना हो गया 12, 12 पे क्या आएगा l l। अब देखो ए बी ए, हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 2 1, 1 2 1 का कितना होगा 11, 11 पे कौन आता है के इज द राइट आंसर। बिना ऑप्शन देके के पे कर दो, के इज द राइट आंसर। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, देखिए वापस अल्फाबेट का क्वेश्चन है, उन्हें बता देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, किसी को समझ नहीं आया था। ए एफ आई इज इक्वल टू एम, अब यहाँ पे कोई प्लस वगैरह माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। A1 F6 I 9, अरे I 9 नंबर पे आता है, F6 नंबर पे आता है 1 नंबर। सर आप तो तेज तेज कर रहे हो, हमें गिनने नहीं दे रहे हो भाई, मेहनत की है, 1000 10,000 क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, तब तो अब याद हो गया है मुंह पे। उसी प्रकार 121 कैसे हो गया ADD, ADD A1 पे D ADD 121 यहाँ नहीं आएगा, ये रहा एक D4 पे D4 पे, ये 121 का होगा कौन सा है ABA, ये हमको निकालना है, ठीक है। ABA 121 मैंने निकाल दिया, ABA मैं सोच रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है, सारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। चलिए सबसे पहले समझ में आ गया, कोई समस्या हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। वापस रिश्ते संबंधी क्वेश्चन मैंने बताया था, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, अल्फाबेट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। वापस यही डायरेक्शन आपका क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशन से। वापस मैं बता रहा हूं, मैं आदमी को स्क्वायर में लिखूंगा, महिला को मैं सर्कल बनाऊंगा, रिश्ते आप देखते रहिएगा। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, मान लेता हूँ ये आदमी है, इस पे थोड़ी डिजाइन बना देता हूँ, ये क्योंकि इसकी कीमत है, इसका परिचय दे रही है। महिला क्या कह रही है, महिला कहती है, ये रही महिला खड़ी है, ये महिला कहती है उसकी माँ, उसकी मॉम, यानी ये लीजिए इसकी मॉम, इसकी मॉम, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी मॉम मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मतलब ये दोनों सेम है श्रीमान, ये दोनों सेम है। कैसे, ये क्या कह रही है देखिए, वापस बता रहा हूं, उसकी माँ यानी उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है यानी मैं खुद ही तो हूं, मैं खुद ही तो हूं, मैं खुद ही तो हूं। अब बताइए आदमी का महिला से क्या रिश्ता है, आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। ये आदमी इस महिला के क्या लग रहा है, बेटा ही तो लग रहा है, ये दोनों सेम है। अरे मतलब ये नीचे आ जाएगा, फोटो यहाँ नीचे आ जाएगा। क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। आदमी का महिला से क्या संबंध है, इसका पुत्र है। पुत्री मत लिखिएगा, पुत्र। मैंने ये देखो मैंने बताया था, आदमी है महोदय, आदमी है, ये मम्मी है, ये मम्मी है, इसके पापा की इकलौती बेटी है ये मम्मी, और मम्मी का बेटा है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। बच्चों वाले पर्सन है, बच्चों वाले पर्सन है, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ में आ रहा तो बताइए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताइए। देखिए संख्या पहली, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर पजल कह सकते हैं, इसमें ऑड इवन कह सकते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। देखिए कैसे, जे के डब्ल्यू, इन चारों में से अलग कौन सा है, जे 10 के 11 डब्ल्यू 23, के 11 डब्ल्यू 23 टी 20, डब्ल्यू 23 डब्ल्यू 23 जे 10 के 11 डब्ल्यू 23 के 11 जे 10, 23 11 10, 23 11 10, 23 11 10, 11 23 20, ये इवन है, ये इवन है, टी आ गया। अब ये क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक का था, उसमें सीरीज थी, तो सीरीज के हिसाब से अगली सीरीज कौन सी है वो पूछा होगा, लेकिन मैंने आपको इसको ऑड और इवन के हिसाब से करवा दिया, शायद मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को कहते हैं चुराना। क्या कहते हैं, चुराना। ये आपको कुछ शब्द दे रखे होंगे, आपको संसाधन दे रखे होंगे, उस संसाधनों को चुरा के एक शब्द बनाना है, वो शब्द कौन सा नहीं बनेगा, आपको पूछा कि वो शब्द कौन सा नहीं बनेगा। देखिए कैसे, मेरे पास एम है, हाँ भाई एम तो है, मेरे पास एस है, एस है,
टी है, टी है, ठीक है। टी कितने हैं ये भी ध्यान रखिएगा। सर टी मेरे पास 2 अवेलेबल है, टी अवेलेबल है, इसका मतलब ये अभी तक तो ये बन रहा है, अभी तक तो मेरे पास बन रहा है। अब देखिए मेरे पास ए है, बिल्कुल 1 और 2 ए है, तो इसमें ए बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है। अब मेरे पास देखिए, मेरे पास अगला जी है, बिल्कुल जी है, जी से बन जाएगा, इसमें चाहिए नहीं, इसमें चाहिए नहीं, इसमें जी बन रहा है। इसमें आई है, बिल्कुल आई है, आई है। आगे इसमें सी है, सी देखो, सर सी तो है ही नहीं, सर सी तो इसमें है ही नहीं, मैजिक आ रहा है, आंसर राइट हो गया। क्यों, सी है ही नहीं इसमें, तो हम इससे कैसे बना सकते हैं भाई, हमारे पास मटेरियल इतना है, हमारे पास बैंक में पैसे इतने, हम ज्यादा कैसे चुरा सकते हैं, चुराने वाला पर्सन है, सी है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा सी। बाकी ई है, हाँ सर ई भी है, आर है, बिल्कुल सर आर तो बड़ा है, ई है, एस है, बिल्कुल एस है, ई है, ई है, इसका मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हैं। सी नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सी, इसको और भी अलग अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको कुछ लैंग्वेज दे रखा है, उसमें कोडेड क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें कोड क्या कह रहा है कि सर फैशन को आप लिख सकते हैं पोजिशन। ये क्या कर रहा है कि बालक एक अक्षर को इधर उधर हटा रहा है, फैशन है। इसको ये कह रहा है कि मैं कोड भाषा में लिखूंगा, एफ ओ आई एच एस ए एन। ये क्या कर रहा है, इस बालक को उठा के इधर फेंक रहा है, और इधर वाले को क्या कर उठा के वापस इधर डाल रहा है। भाई ओ की जगह ए लिख दिया और लिख दिया। उसी प्रकार प्रॉब्लम को कैसे लिखूंगा, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे लिखूंगा, तो सेम पी का तो पी आएगा, तो पी का तो पी आएगा, तो सबसे पहले तो कट गया, पी आ गया, पी आ गया। अब ई आर लिखूंगा कि लिखूंगा, भाई इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ ना, सबसे पहले ई आएगा, ई किसमें, इसमें ई राइट हो गया। 5-5 सेकंड की क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के, मैं इसलिए समय लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल अपीयर बोथ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको मोबाइल में जो सेव करते हैं, कंप्यूटर में जो सेव होता है उसी टाइप से होगा। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, ऐसे। सबसे पहले इसमें क्या पूछेगा कि चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर पे कौन सा आता है। देखो मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, एक सेकंड मैं सॉल्व कर, एक सेकंड, लेकिन आपको पहले पूरा सॉल्व कराता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि चौथे नंबर लाना है मेरे को, चौथे नंबर लाना है। तो सबसे पहले सीरीज, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें सीरीज लाएंगे, पहले नंबर कौन सा आता है, दूसरा नंबर कौन सा आता है, तीसरा नंबर कौन सा आता है, चौथा नंबर। अगर मैं डायरेक्ट चौथा निकाल दूं तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मुझे टाइम बचाना है। अगर मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो इसको मेरे को टाइम बचाना है। कैसे, सबसे पहले देखिए ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, सेम है सर, ये तीनों अभी तक सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ओ, और आ रहा है ओ, एक आ रहा है आर, एक हो रहा है आर। तो ओ पहले आएगा, आर अल्फाबेट्स में आप ही बताइए, पहले ओ आता है, क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है ना, ओ पहले आता है। तो सबसे पहले ओ ये आ सकता है या ए आ सकता है। अब इन दोनों में लड़ी होगी कि नहीं पहले मैं आऊंगा पहले ना, उसने कहा मेरे पास ओ है, कहते मेरे पास भी ओ है, इसने कहा मेरे पास यू है, इसने कहा मेरे पास भी यू है, इसने कहा ले चला जा मेरे पास आर है, इसने कहा मेरे पास एन है। अब आर पहले आता है, एन पहले आता है, ये आप डिसाइड कीजिए, आर पहले आता है, एन आता है, एन पहले आता है, ऑप्शन बात। तो एन, तो सबसे पहले आ गया ए, सबसे पहले आ गया ए, फिर क्या आ गया सी, क्या आ गया सी। अगला तीसरे नंबर, इनमें लड़ाई होगी, सर आर मेरे पास भी है, आर मेरे पास भी है, मेरे पास ए और मेरे पास ओ है, तो सबसे पहले ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, तो इसमें आएगा बी, और चौथे नंबर पे आ गया बी। चौथे नंबर पे अपन को चाहिए डी इज द राइट इनक्रॉच, जो भी लिख रखा है वो। वापस समझा देता हूँ, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगातार आप देखिएगा, लगा दीजिएगा। कंप्लीट द सीरीज 2 8 16 2 8 14 20 26 32 38, नॉर्मल सा है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। कितना का गैप है देख लीजिए, 2 6 8 6 14 6 6 6 6 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 44, 44 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 50, 6 का गैप है, 44 और 50, 44 और 50, ऑप्शन बी राइट। कोई समस्या हो तो बताइए। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, गुणा में 2 करके +1 भी जोड़ सकते हैं, गुणा का स्क्वायर करके भी परसेंट पूछ सकते हैं, हमने पीछे इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेट सीरीज भी आती है, आप देखिएगा। ये क्वेश्चन आ गया, मैथमेटिक्स का भी है, रीजनिंग का भी है, इसमें आप बॉक्स बना दीजिए, आपको फायदा में रहेगा। सबसे पहले 2 बॉक्स बना दिए, रिश्ता में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ माइनस का मीन्स डिस्प्लेट हुआ गया, इसमें भी कोई बात नहीं। माइनस मीन्स इसमें इसने चिन्ह छुपा दिए, तो डॉट डॉट का मीन्स प्लस,
प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, कर लेते हैं कोई बात नहीं, कर लेते हैं, क्वेश्चन में स्प्लिट हुआ कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले स्टार है यहाँ पे, ये मान लीजिए आप इरेजर, हाँ देखिए सबसे पहले मैं यह मान लेता हूँ कि माइनस का मतलब क्या है, स्टार, माइनस का मतलब होता है गुणा, और गुणे का मतलब होता है प्लस, गुणे का मतलब होता है प्लस, प्लस मीन डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले माइनस का गुणा, गुणे का मतलब जोड़, गुणे का मतलब जोड़, प्लस का मतलब भाग, प्लस का मतलब भाग, और भाग का मतलब माइनस, भाग का मतलब माइनस, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। अब देखिए 40 गुणा, गुणा का मतलब क्या है, भाग, गुणा का मतलब प्लस, गुणा का मतलब प्लस। स्टार को कैसे मान रहा हूँ, प्लस मान रहा हूँ, स्टार को कैसे मान रहा हूँ, प्लस मान रहा हूँ, तो स्टार की जगह लिख दिया 12, प्लस को क्या मानूंगा, भाग मान लिया, प्लस को भाग किससे 3 में, माइनस को क्या मानूंगा, माइनस को गुणा मानूंगा 6 से, और मैं भाग को क्या मान रहा हूँ, मैं भाग को मान रहा हूँ सर, भाग को मैं माइनस मान रहा हूँ, -7 नॉर्मल। अब बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, 40 प्लस डिवाइड किया 4 इंटू 6 -7, गुणा कर दो, बिल्कुल 6 को 4 से गुणा किया 24, प्लस 40 का 40, माइनस का 60 का 60, जोड़ कर दो, बोर्ड मास एडिशन होगा, पहले एडिशन होगा 40 और 20 64, -60, 64 बचा गया 4, 4 कहीं आ रहा है, 4 बिल्कुल आ रहा है, श्रीमान आप तो सही है, श्रीमान आप तो सही है, बस कोई समस्या नहीं है। आपको ये बॉक्स बनाने में थोड़ी समस्या आती होगी, या आपको ये वैल्यूज रखने में, वैल्यूज तो नहीं, आप क्या कह सकते हैं इनको, जो संक्रियाएं हैं, जो इनकी संक्रियाएं, इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं, मल्टीपल वगैरह कह सकते हैं, जो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें इस करने के बाद में ये तो नॉर्मल है, इसके बाद में बोर्ड मास फॉर्मूला लगा लो, ब्रैकेट ऑफ एडिशन, सॉरी बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन एडिशन डी मास, बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीपल होगा, फिर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, पहले दूसरी क्लास के हैं, वो भी अटक जाते हैं कभी कभी। देखिए थक गए हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले अगला वाला क्वेश्चन, नेम इज द सिंगल लेटर व्हिच कैन बी प्रीफिक्स ऑफ ईच ऑफ द, प्रीफिक्स करेंगे, और प्रीफिक्स यानी इसका एक ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसको हम आगे लगा देंगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा, स्टील, सॉरी टिल, टेबल, पिल, टैप, रिपीट। अब इसमें क्या लगा, बी, बिटिल क्या होता है, बिटेबल क्या होता है, बीपिल को तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एच लगा के देखो, एच पे भी नहीं हो रहा, सी लगा के देखो, स्टील केबल नहीं हो रहा है, एस एस लगाया जाएगा, स्टील, स्टेबल, स्पिल, स्टेप, स्प्रिंग। यहाँ तक की कोई समस्या हो तो बताइए। आपको कोई एस लगाना है, प्रीफिक्स नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाएं कि ऐसा कौन सा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब होता है कौन सी उपसर्ग लगाएं जिससे आपको क्या कर सकता है कि इसके आपको ये वर्ड्स बन जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है, आज हमने 20-25 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं, आप देखिएगा इन क्वेश्चनों को कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर मैंने अभी आपको नोटिस किया होगा पीवाई क्यूज में लाया 4-5 ऐसे टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में हम सबसे पहले उसी को टॉपिक्स को हम क्लास में करेंगे जो आप जिसमें आपके पीवाई क्यूज ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें आपको समस्या ज्यादा आ रही है। आप एक बार कमेंट कीजिए कैसी लगी आपकी क्लास, कृष्णा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम को मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।